हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल करते समय फॉर्म 26 एएस, एआईएस और टीआईएस में यदि डेटा मिसमैच हो रहा है तो आईटीआर फॉर्म में कौन सा फिगर हम इंटर करें, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। फॉर्म 26 एएस को डाउनलोड करने के लिए आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 एएस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना, प्रोसीड पे क्लिक करोगे आप व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट पे। यहाँ पे आपको असेसमेंट या 26-27 सेलेक्ट करना है, एचटीएमएल पे जाना है, व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। अब ये जो फॉर्म 26 एएस होता है, ये आपकी एक कंप्लीट टैक्स स्टेटमेंट होती है कि आपके ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कौन कौन सी इनकम पे टैक्स कटा है और कितना डिपॉजिट हुआ है। आप यदि यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपकी जितनी भी इनकम आपको हो रखी है उस पर कितना आपका टैक्स कटा और कितना टैक्स इसमें डिपॉजिट हुआ है, तो ये आपको फॉर्म 26 एएस से पता लग जाता है। अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ इनकम ऐसे होते हैं जिसपे कि आपका टैक्स कटा होता है तो वो फॉर्म 26 एएस में दिखते हैं, लेकिन कुछ इनकम आपके ऐसे भी होते हैं जिसपे कि टैक्स नहीं कटा है, वो भी आपको फॉर्म 26 एएस में दिख जाता है और इसकी मेजॉरिटी बहुत कम होती है। जैसे कि यहाँ पे डिविडेंड की इनकम यदि आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ केसेस में टीडीएस कटा मिलेगा, कुछ केसेस में यहाँ पे जीरो आपको दिखने वाला। वैसे आपको यहाँ पे एआईएस पे सेक्शन पे आना है और यहाँ पर आपको एआईएस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने दो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक होता है टीआईएस दैट इज टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और दूसरा होता है एआईएस दैट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल 25-26 में डे वाइज, मंथ वाइज, ट्रांजेक्शन वाइज आपको डिटेल में यदि यहाँ पे ट्रांजेक्शन चेक करनी है तो आप जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में इसे चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले टीडीएस और टीसीएस की इंफॉर्मेशन दी रहती है जो कि आपको 26 एएस में दिखता है। तो यहाँ पे सैलरी हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, इसके बाद बिजनेस ट्रस्ट वगैरह की इनकम हो गई जिसपे कि टीडीएस कटा हो या ना कटा हो, फॉर्म 26 एएस में आपको ये दिख जाता है। सेकेंड होता है एसएफटी की इंफॉर्मेशन। इसको जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी एक तो डिविडेंड की इनकम भी निकल के आती है और इसके बाद है सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, डिवेंचर्स हो गया, वो सब आपको यहाँ पे दिखता है। इसके अलावा सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के अलावा जो प्रॉपर्टी के भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी रिपोर्ट हो जाते हैं, आप एआईएस में उसको देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट होता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे किया वो आपको यहाँ पे शो करता है। इसके बाद डिमांड एंड रिफंड पे आप आते हो तो आपके ऊपर कितना डिमांड लगाएगा उसकी डिटेल आप देख सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे होता है रिफंड का, तो आपको कितना रिफंड लास्ट ईयर इशू किया गया तो उसकी डिटेल आप देख सकते हो। इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में आप आते हो तो यहाँ पर जैसे आपके जीएसटी का टर्नओवर हो गया, सेल्स या परचेस, इसकी डिटेल आप देख सकते हो। इसके अलावा जो सैलरी एनेक्जर 2 जो फिलअप किया जाता है उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे एआईएस में जो होता है ये आपकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी रहती है। सेकंड होता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ये जो है आपके एआईएस से ही डेटा इसमें उठ करके आता है। एआईएस में डे वाइज, मंथ वाइज सारी डिटेल दी रहती है, लेकिन यहाँ पर पूरे ईयर का फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपके डिफरेंट हेड्स में कितनी आपकी टोटल साल भर की इनकम आ रही है वो आपको दिख जाती है। जैसे आपकी सैलरी की इनकम, डिविडेंड की इनकम, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, एफडी की इंटरेस्ट, बॉन्ड की इंटरेस्ट, इसके बाद सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स, पूरे ईयर वाइज डेटा यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो डेटा यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है, जो टीआईएस है, एआईएस है, इसके बाद 26 एएस है, ये क्या होते हैं, मिसमैच करते हैं। आईटीआर जब आप फाइल करते हो तो इसमें कौन सा डेटा आपको रिपोर्ट करना है। अब मान लो कि यहाँ पे सैलरी की इनकम आ रही है, ठीक है, आपके टीआईएस में, जो कि एआईएस से ही डेटा यहाँ पे उठ करके आता है, लेकिन फॉर्म 26 एएस में आपकी सैलरी की जो अमाउंट है वो डिफरेंट आ रही है। आप जब फॉर्म 16 से इसे कंपैरिजन कर रहे हो तो इसमें भी डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो फॉर्म 16 में यदि आपकी सैलरी ज्यादा है, यहाँ पे सैलरी आपका कम आ रहा है 26 एएस में या फिर एआईएस में, तो ऐसे केस में आपको दो काम कर सकते हो। पहला तो ये कि आप अपने एम्प्लॉयर से एक फॉर्म 26 एएस और फॉर्म 16 को आप सबमिट करो और आप उनसे टीडीएस रिटर्न रिवाइज करने के लिए बोलो। यदि टीडीएस रिटर्न रिवाइज नहीं हो पाती है तो ऐसे केस में आपको जो फॉर्म 26 एएस में जो यहाँ पे सैलरी दिख रही है, यही सैलरी आपको अपने आईटीआर फॉर्म में फिलअप करनी है। मेक श्योर करो कि ये जो टीडीएस आपका कटा है, इस टीडीएस में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। जो यहाँ पे दोस्तों इनकम पे टीडीएस कटा, वही इनकम आपको आईटीआर में अपने रिपोर्ट करनी है। पहले क्या होता था कि आपके फॉर्म 16 से यदि 26 एएस की सैलरी मैच नहीं करती थी, फॉर्म 26 एएस में सैलरी कम रिपोर्ट की गई जबकि आपके फॉर्म 16 में ज्यादा है, तो ऐसे केस में आप फॉर्म 16 वाली सैलरी अपनी ले लेते थे और यहाँ पर
इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जब आप आते थे, यहाँ पे आपको एक तो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस का सेक्शन दिखता था सेक्शन 10 में, और इसमें आपको एक एनी अदर का ऑप्शन दिखता था, और एनी अदर पे क्लिक करके आप जो है उसमें एज पर फॉर्म 16 एडजस्टमेंट डाल करके अपना अमाउंट एडजस्ट कर लेते थे। मतलब फॉर्म 26 एएस के अकॉर्डिंग आपका डेटा हो जाता था। लेकिन इस बार एनी अदर का ऑप्शन हटा दिया गया, तो आप यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि जो 26 एएस में सैलरी दिख रही है वही आपको रिपोर्ट करनी। और सेकेंड ये कि फॉर्म 26 एएस में या फिर टीआईएस में जो सैलरी का अमाउंट है वो ज्यादा है, लेकिन आपके फॉर्म 16 में सैलरी कम आ रही है, ऐसे केस में आपको फॉर्म 26 एएस की ही सैलरी लेकर के चल रही। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस इनकम पे टीडीएस कटा है दोस्तों, वो इनकम आपके आईटीआर फॉर्म में आना चाहिए, वो मैच करनी चाहिए। अब सैलरी के बाद जो अदर इनकम आपके आ रहे हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गई, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो गया, एफडी की इंटरेस्ट हो गई, तो ये जो भी डेटा आपके आ रहे हैं ये आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना। देखो, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में या फिर डिविडेंड में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसलिए जो भी ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म से आपको स्टेटमेंट मिल रहा है उसको आप डाउनलोड करिए, उसके बाद आप डिविडेंड और सेल ऑफ सिक्योरिटीज के अमाउंट को मैच करिए। क्योंकि इस बार ऐसे बहुत सारे केसेस में देखे जा रहे हैं कि यहाँ पे जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है उसका फिगर ब्रोकरेज के स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो भी फिगर्स दिया हुआ है, जैसे आप डिविडेंड का दी आप मैच कर रहे हो डेटा, यदि आपको इसमें कोई गलती नजर आ रही है, आपके जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है उसमें जो डेटा दिया हुआ कुछ और है, मतलब वहां पे कम है, यहाँ पे ज्यादा रिपोर्ट किया गया है, तो ऐसे केस में फीडबैक का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जिसका भी फीडबैक आपको देना है इस पे आप क्लिक करोगे, ऑप्शनल पे आप जाओगे। अब फीडबैक में क्या है, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तो इसमें आपको कोई फीडबैक देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इसमें आप देख सकते हो यदि ये इनकम कुछ तो एग्जेम्प्टेड इनकम है, मान लो कि यहाँ पे रिपोर्ट कर दी गई है जो कि टैक्सेबल पोर्शन में आ रही है। जैसे इस बार बहुत सारे सैलरीड इंप्लॉय का देखा गया कि जो ग्रेजुटी है, पेंशन है, लीव इनकैशमेंट है, उसको भी सैलरी में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, टैक्सेबल नहीं है, तो इसलिए उसका फीडबैक आप दे सकते हो, उसको आपको एग्जेम्प्ट इनकम में रिपोर्ट करना होता है। यहां पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट। अब कुछ डिविडेंड का जो डेटा आपका करेक्ट है जो कि ब्रोकर शीट मैच कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन आपकी मैच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर पैन, कई बार ऐसा भी होता है दूसरे पैन का भी डेटा यहाँ पे रिपोर्ट हो सकता है, तो यदि ऐसा कुछ केस है तो आपको ये डालना है इसमें। इसके बाद कई बार इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो सकती है, आपके ब्रोकर के स्टेटमेंट में केवल एक ही ट्रांजेक्शन है लेकिन यहाँ पे जो है वही ट्रांजेक्शन 2 बार रिपोर्ट हो गया, तो डुप्लीकेसी के लिए आप फीडबैक दे सकते हो। इंफॉर्मेशन इज डिनाइड, यदि आप डिनाई करो तो इसका स्पेसिफिक रीजन आपको देना पड़ेगा। अब जो सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है, एफडी की इंटरेस्ट है, बॉन्ड हो गया, ये सब आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से मैच करना है, क्योंकि सारा इंटरेस्ट आपका वहीं पे आता है। तो आप यहाँ पे यदि कुछ गलती नजर आ रही है तो आप यहाँ पे फीडबैक उसी तरीके से दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट होते हैं। सबसे पहले होता है कि डिलीवरी बेस्ड जो इक्विटी आपकी होती है, जिसमें कि आपने फाइनेंशियल 25-26 में सिर्फ शेयर्स आपने बेचा है, अब उसकी सेल वैल्यू आती है। म्यूचुअल फंड की सेल वैल्यू आती है। इसके बाद कुछ डेप्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसको सेल किया, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, डिबेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, बाई बैक कंपनी ने शेयर्स आपका कर लिया, या फिर कोई ओपन ऑफर निकला था उसमें आपने अप्लाई कर दिया, तो उस केस में आपके शेयर सेल हो गए। तो ये ट्रांजेक्शन्स आपके सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में एसएफटी के माध्यम से सीडीएसएल, एनएसडीएल, कैम्स के फिनटेक के द्वारा रिपोर्ट की जाती है। अब सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में जो इंट्राडे की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है, ये रिपोर्ट नहीं होती, तो इसका आपको अलग से अपने ब्रोकर की शीट से जो है टर्नओवर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आईटीआर में इंफॉर्मेशन देनी है। और ये जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज है इसका आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट जो है ब्रोकर की शीट से मिल जाता है, वो आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे ये जो सेल वैल्यू रिपोर्ट की गई है ये आपको अपने ब्रोकर की शीट से मैच करना है। आपने जितने भी प्लेटफॉर्म से ट्रांजेक्शन किया हुआ है सभी का आपको टोटल करना है सेल वैल्यू, और उससे मैच करना है। यहाँ पे डिफरेंसेस काफी सारे केसेस में देखे गए, निकल के आ रहे हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।